पहली हेडलाइन, वार्म होल ने $2.5 बिलियन के एयर ड्रॉप्स डाले हैं। एयर ड्रॉप का सीजन रुकने का नाम नहीं ले रहा। एसईसी ने फिडेलिटी और ब्लैक रॉक के इथेरियम ईटीएफ के सपनों पर एक और पांसा फेंका है। बिटकॉइंस सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए $70,000 के मूल्य का आंकड़ा छू चुका है और उधर इथेरियम भी 2 साल के बाद 4,000 के मूल्य पर। इथेरियम का डेंकुन अपडेट जो सारा खेल बदल देगा। 13 मार्च की तारीख अपने कैलेंडर में सेट कर लें। ऑन्डो ग्लोबल मार्केट की $16 ट्रिलियन की प्राइस पर नजर। क्या ये फाइनेंस की दुनिया की अगली सबसे बड़ी चीज साबित होगी? नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ हमेशा की तरह है अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। तो चलिए बढ़ते हैं। आज के इस हफ्ते की जो हाइलाइट्स हैं, जो मुख्य खबरें हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो पहली हेडलाइन है वो है, पहली हेडलाइन, वार्म होल ने $2.5 बिलियन के एयर ड्रॉप्स डाले हैं। एयर ड्रॉप का सीजन रुकने का नाम नहीं ले रहा। एसईसी ने फिडेलिटी और ब्लैक रॉक के इथेरियम ईटीएफ के सपनों पर एक और पांसा फेंका है। बिटकॉइंस सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए $70,000 के मूल्य का आंकड़ा छू चुका है और उधर इथेरियम भी 2 साल के बाद 4,000 के मूल्य पर। इथेरियम का डेंकुन अपडेट जो सारा खेल बदल देगा। 13 मार्च की तारीख अपने कैलेंडर में सेट कर लें। ऑन्डो ग्लोबल मार्केट की $16 ट्रिलियन की प्राइस पर नजर। क्या ये फाइनेंस की दुनिया की अगली सबसे बड़ी चीज साबित होगी? इससे पहले कि हम हेडलाइंस को बहुत ही विस्तार से समझें, आइए एक नज़र डाल लेते हैं पिछले हफ्ते की मार्केट एनालिसिस पर। अपूर्वा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। पिछला हफ्ता भी उसके पहले के हफ्ते की ज़रा ग्रीन कैंडल्स। तो अब मुझे भी डर लगने लगा है कि यार ये ट्रजेक्टरी कभी भी एक तरफा होती नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चला रहा है मार्केट को। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वी आर ऑलरेडी ऑन 72,200 बिटकॉइन और मार्केट कैप बहुत करीब आ गया है $3 ट्रिलियन के पास, और इथेरियम पे 4,000 भी क्रॉस कर लिया है। तो हरियाली है, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये मुझे बहुत ही तेज़ी से ये जंप लग रहा है। नहीं, ये मुझे बोलना पड़ेगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो ये क्योंकि अगर आप मुझे पूछोगे तो ये बुल रन की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत आगे जाने वाला है, बट उसके साथ कैवियट यानी चेतावनी है कि ये कभी भी एक तरफा एक दिशा में नहीं जाता है। तो बहुत सारा चढ़ाव होता है, फिर बहुत सारा उतार होता है, फिर और चढ़ाव होता है। तो हम जो पिछले 4 वीक से देख रहे हैं ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि हरियाली दिख रही है हमें। तो संभव है कि इन नियर फ्यूचर करेक्शन दिख सकता है 20-30% का, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कल इथेरियम डेंकुन अपग्रेड है, तो उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा, अप्रैल में इथेरियम बिटकॉइन हार्विंग है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। और मोस्ट लाइकली ETF अप्रूवल अगर ईथर का होता है, तो ये इतने बड़े कैटालिस्ट है कि प्रेशर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ज़्यादा रहेगा, मुझे ये लगता है। तो मनीष, हम चलते हैं हमारे आखिरी 2 मैट्रिक्स की तरफ, जो है डेक्स वॉल्यूम और ब्रिजिंग वॉल्यूम, राइट। तो उसका चक्कर लगाते, देखते क्या हालत है ब्रिजिंग वॉल्यूम की। सबसे पहले तो जो नेट वॉल्यूम है ब्रिजिंग का, वो फिर से इथेरियम पर ही आ रहा है। करीबन $350 बिलियन ब्रिज हुए इथेरियम में। तो ये जैसे हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते भी कि घूम फिर के लिक्विडिटी सब मूव हो रही है फिर से इथेरियम पर। और उसके बाद दूसरा नंबर है सोलाना पर। हालांकि ये स्क्रीन पर दिख रहा है ट्रॉन। तो ट्रॉन में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, वो सिर्फ अंदेशा देता है कि जो USDT कॉइन है, स्टेबल कॉइन, वो उसका वॉल्यूम ही दर्शाता है। तो वॉच दिस स्पेस। और हम चलते हैं तीसरी मैट्रिक्स पर, तीसरा और फाइनल मैट्रिक्स जो है डेक्स वॉल्यूम्स, राइट। तो मनीष, ये है डेक्स वॉल्यूम, राइट।
तो इथेरियम और सोलाना बड़ी तेज़ी से यहाँ पर ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अगर हम सोच सके दिन का, मनीष, दिन का 5 बिलियन का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम इथेरियम ऑन चेन पर हो रहा है और सोलाना पर $3 बिलियन का वॉल्यूम हर दिन का ऑन चेन हो रहा है। तो ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ये बुल रन में हमें ये बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स में देख रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स। तो पूर्व एक चीज़ ये बताइए कि आप इतनी शिद्दत से ये जो एनालिसिस है उसको खुद पढ़ते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, फिर हमको और हमारे लिसनर्स को समझाते हैं, इसकी महत्ता क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? तो ये जो ब्रिजिंग वॉल्यूम है और डेक्स वॉल्यूम है, ये बहुत ही लाइव करंट है। अगर मार्केट को समझना है, अगर मार्केट की गतिविधियों को जानना है और उसकी दिशा और दशा देखनी है, प्रीएम्प्ट करनी है, राइट, अगले हफ्ते के लिए, तो ये दो मैट्रिक्स बहुत ही पावरफुल है। तो ये मैट्रिक्स मुझे खुद को भी, मैं नॉर्मली डे ऑन डे, वीक ऑन वीक ये मैट्रिक्स देखता रहता हूँ। तो जो आज हमने देखा कि डेक्स वॉल्यूम 5 बिलियन दिन का क्रॉस कर रहे हैं, इथेरियम मेन नेट पर $3 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं सोलाना पर, ये बहुत ही की अंदेश है कि ये जो एक्टिविटी है ये सोलाना पर और इथेरियम पर बढ़ने वाली है और इससे फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है पूरी इकोसिस्टम पर। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू गिव आवर डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, ये पूरा पॉडकास्ट आपके और सिर्फ आपकी समझ के लिए, आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, जो Web3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो की दुनिया है उसके बारे में आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो एक आसान भाषा समझते हैं, जिनको ये टेक्निकलिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनको हम एक आसान से भाषा में इस डिजिटल दुनिया को समझाएं। हम कहीं से भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपूर्वा, बढ़ते हैं आगे की ओर और जो इस हफ्ते के सफ़र का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं जो हेडलाइंस थी उसके बारे में। तो पहली हेडलाइंस जो हमारे पास आई थी वो ये है कि वर्म होल ने $2.5 बिलियन के एयर ड्रॉप्स डाले हैं और ये लगता है कि एयर ड्रॉप्स का सीज़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये है क्या माजरा? मनीष, वर्म होल है क्या? तो ये एप्लीकेशन है ब्रिजिंग की। अब शायद आपका प्रश्न हो सकता है कि ब्रिजिंग क्या होता है? ट्रिजन क्या है? यस। तो मनीष, हमने सोलाना की बात की, हमने इथेरियम की बात की, एवलांच करके एक और इकोसिस्टम है, सिलेस्टिया की बात की है, राइट। तो ऐसे कई सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। तो जो मूवेबिलिटी है ना, कि अगर आपके पास असेट्स या फंड्स पड़े हैं इथेरियम और आपको उसको सोलाना पर ले जाना है, या सोलाना से आपको एवलांच पर ले जाना है, या फिर सिलेस्टिया पर ले जाना है और वापस इथेरियम में लेकर आना है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको ब्रिजिंग कहते हैं। और ब्रिजिंग में काफ़ी बड़ा नाम है वर्म होल का। तो जितने लोगों ने पिछले 4 साल में वर्म होल की ब्रिज यूज़ की है फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, एसेट ट्रांसफ़र के लिए, उनको बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिला है। तो करीबन 4 लाख वॉलेट्स, यानी करीबन 4 लाख लोग भी हो सकते हैं या कम लोग होंगे, क्योंकि कई लोगों के पास एक से ज़्यादा वॉलेट होते हैं, तो हमें पता नहीं, बट टोटल 4 लाख वॉलेट क्वालिफाई हुए हैं वर्म होल के एयर ड्रॉप के लिए। और टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जो है, राइट, मैक्सिमम सप्लाई वर्म होल का है 10 बिलियन टोकन का, और उसके अंदर से उन्होंने एयर ड्रॉप के लिए 1.8 बिलियन टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अंदर भी जो टीम और वीसीज है, राइट, उनका वेस्टिंग पीरियड है अप टू 4 ईयर्स, तो वो मार्केट में डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। और जो टोटल 1.8 बिलियन टोकन है उसके अंदर से 82% टोकन लॉक है, यानी भैया बाकी की बची जो टोकन्स है 6% के आसपास, वही मार्केट में सर्कुलेटिंग है, वही जो एयर ड्रॉप यूज़र्स को की गई है। तो ये बहुत बड़ा एयर ड्रॉप है और भैया एयर ड्रॉप की कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। 2024 इज़ गोइंग टू बी ईयर ऑफ एयर ड्रॉप्स।
तो हर हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई ना कोई ड्रॉप आने वाला है और हम आपके पास उसकी खबर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। तो अपूर्वा, एसईसी ने फिडेलिटी और ब्लैक रॉक का जो इथेरियम का ETF था उनके सपनों पर एक और पासा फेंका है, या अमेरिकन भाषा में बोले अनदर कर्व बॉल। क्या माजरा है? मनीष बिल्कुल सही है। तो हमने आई थिंक फरवरी में एक हफ्ते के सफ़र में रिकॉर्ड किया था कि ब्लैक रॉक के ETF की अपडेट की अगली तारीख एसईसी ने 10 मार्च दी है, राइट। तो अपडेट ये है कि भैया ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के ETF की अर्जी को उन्होंने पुश बैक कर दिया है, क्योंकि जो सब एप्लीकेशंस है उनकी लास्ट डेट करीबन मई 23 को है। तो 23 मई 2024 would be the last date before which SEC has to give a final nod, अप्रूव करना है या नहीं करना। तो इन्होंने स्थगित कर दिया डिसीजन लेने के लिए मई तक। तो मुझे लगता नहीं है कि मई के पहले कंफर्मेशन मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी ETF अप्रूवल इथेरियम के लिए होगा कि नहीं होगा, हमें मई में ही पता चलेगा। आपको लगता नहीं है कि अगर ये पुश बैक कर रहे हैं तो शायद इट इज़ गुड? अगर रिजेक्ट करना होता तो रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मतलब मार्च तक आ गए और मार्च के बाद फिर उन्होंने पुश बैक कर दिया है, तो इसका मतलब मुझे थोड़ी लीनिंग यस की तरफ महसूस हो रही है। शायद वो कुछ और वेरीफाई या कुछ और उनकी सोचने की उनकी प्रक्रिया चल रही होगी। जी, आपकी बात में वज़न है, लेकिन आप सोच सकते हो कि 2013 से बिटकॉइन का ETF था, वो लटकता ही रह रहा था अर्जी पे अर्जी। वो अपना डायलॉग है ना हिंदी पिक्चर का, तारीख पे दामिनी दामिनी का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वही हो रहा था 11 साल तक बिटकॉइन के ETF को। तो आई एम होपफुल, जैसे आप बता रहे हो कि मुझे थोड़ा वज़न लग रहा है वो बात में, लेकिन उसके साथ मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस का बैगेज है। तो मैं माइंडफुल भी हूँ कि ये जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक कंफर्म नहीं हुआ है, राइट। तो वॉच दिस स्पेस, हम इसके खबर आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे जब भी कोई अपडेट आता है। जी हाँ, अगली तारीख तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो तीसरी हेडलाइन, बिटकॉइन ने सभी भाई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और $70,000 का आंकड़ा मतलब पार कर लिया है इस वक्त। तो और इधर इथेरियम भी 2 साल के बाद 4,000 के मूल्य पर है। तो ये आपने थोड़ा बुल रन की बात करी है एपिसोड की शुरुआत में, लेकिन ये तो ये बुल काफ़ी तेजी से दौड़ रहा है। भैया आज आपकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि डिस्क्लेमर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पहले डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, डिस्क्लेमर तो मैंने दे ही दिया था पहले भी, लेकिन मैं फिर से देता हूँ कि दोस्तों, हम यहाँ पर हैं आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए। और अपूर्वा अब आपको बताएंगे कि ये जो बिटकॉइन ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं उसके पीछे की कहानी क्या है। मनीष, ये सिंपल हिसाब अगर आप समझ लो, ये डिमांड सप्लाई की गैप है, राइट। तो जो बिटकॉइन के ट्रेडिशनल ओनर्स है तो उसमें वेल्स आ जाती है, यानी जो बड़े बड़े खिलाड़ी है। दूसरे एक्सचेंजेस आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर रिटेल यूज़र्स आ जाते हैं, मेरे आपके जैसे जो समझते हैं और सालों से बिटकॉइन में निवेश किया हुआ है या होल्ड किए कर रहे हैं, राइट। और मोटा मोटा जो फोर्थ सेगमेंट है वो अब खुल गया है इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। और पांचवा और आखिरी सेगमेंट बड़े बड़े जो है उसके अंदर है माइनर्स। तो ये 5 बड़े खिलाड़ी हुए, अब तक 4 थे लेकिन अब 5 हो गए इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ। तो उससे हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े वेल्स है या जो नेटिव क्रिप्टो बिलीवर्स है बिटकॉइन के, ये 2 सेगमेंट जो है वो बेच नहीं रहे और उनके पास काफ़ी बड़ा होल्डिंग है। और उसके साथ माइनर्स जो एवरेज माइनिंग हो रहा है बिटकॉइन का, वो करीबन मोटा मोटा आप समझ लो हर दिन में 900 बिटकॉइन मार्केट में नए आ रहे हैं थ्रू माइनर्स। लेकिन उसके सामने जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्रेशर है वो करीबन 10,000 बिटकॉइन का बाइंग प्रेशर है। तो इतना इम्बैलेंस है डिमांड और सप्लाई में, उसका प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। जब तक कोई भी खेमा बेचना शुरू नहीं करेगा तब तक मुझे लगता नहीं है
कि ये प्राइसेस सेटल डाउन होंगी, स्पेशली बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने जो खबर, दूसरी खबर जो है वो इथेरियम 4000 क्रॉस करके है। तो अगर आप इसको परसेंटेज वैल्यू में देखें तो बिटकॉइन हैज़ डन अ मच बेटर रन कंपेयर टू इथेरियम, लेकिन इथेरियम बहुत ही तेज़ी से गति से बढ़ रहा है और उसका जो 13 मार्च को डेनकुन अपग्रेड है वो इट इज़ गोइंग टू प्ले अ मैसिव कैटलिस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से और ऊर्जा आने वाली है इथेरियम पर। तो ये दोनों रीज़न है एंटिसिपेटेड, या आप हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कि ये प्रेशर की वजह से जो प्राइस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव कर रही है। तो वॉच दिस स्पेस। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गति हमेशा एक तरफा नहीं होती है, तो जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, लेकिन अभी के जो भी संकेत हमें मिल रहे वो सब पॉजिटिव टेरिटरी में ही जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब संकेत सभी एक दिशा में हो तब आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है, क्योंकि तभी करेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। देखिए, आप यही खासियत है इस पॉडकास्ट की कि जो आप बड़ा ही एक सटल सा ज्ञान देते हैं ना, ये मुझे बड़ा ही पसंद आता है। तो इसी ज्ञान के साथ हम एक कदम और बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारा जो तीसरी हेडलाइन है कि भाई ये इथेरियम का जो डेनकुन अपडेट है, आपको लगता है कि ये सारा खेल बदल देगा? 13 मार्च ऑस्ट्रेलिया में कल है, लेकिन यूएस में परसों है। क्या होने वाला है? कैलेंडर में लोग सेट कर लें। तो आज हम थोड़ी और गहराई से बात करेंगे डेनकुन अपग्रेड के बारे में, क्योंकि हमने डेनकुन अपग्रेड की खबर काफ़ी हफ्तों से चलाई है। तो हमारे सुनने वालों के लिए, आपके लिए ये थोड़ा और समझना ज़रूरी हो जाता है कि डेनकुन अपग्रेड से होने क्या वाला है। तो डेनकुन अपग्रेड इम्पैक्ट करेगा इथेरियम लेयर 2 को ही। तो जैसे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है, आर्बिट्रम नेटवर्क है, ZK Sync नेटवर्क है, कॉइनबेस का बेस नेटवर्क है, उस तरह से बहुत सारे अन्य इथेरियम के लेयर 2s है। तो वो ये अपग्रेड से क्या हो रहा है कि भैया जो गैस फी है, यानी ट्रांजैक्शन फ़ी है, वो करीबन 90% कम हो रही है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इथेरियम मेन नेट पे जो कॉस्ट है वो अभी वही के वही रहेगी, ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो स्टार्कनेट है, राइट, उसका एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आज की डेट में करीबन $1.16। 13 मार्च के बाद वो एक्सपेक्टेड है 12 सेंट हो जाएगी। ऑप्टिमिज्म नेटवर्क की एक ट्रांजैक्शन की रफ कॉस्ट अभी 0.38 सेंट्स है। चांसेस आर इट विल गो डाउन टू 4 सेंट्स। आर्बिट्रम वही है 26 सेंट से 3 सेंट। पॉलीगॉन के ऊपर 24 सेंट से लेकर 2 सेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है वो है 21 सेंट ZK Sync पर है, वो करीबन 2 सेंट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि ये जो टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, अपन को ये समझना है कि लोगों को क्या, यूजर्स को और डेवलपर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा। ये गति बढ़ा सकता है यूजर्स ऑनबोर्डिंग के लिए। ये बुल रन में बहुत सारे नए यूजर्स आएंगे और वो अपना पहला एक्सपीरियंस करेंगे ऑन चेन एक्टिविटी पर। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग है ट्रांजैक्शंस के लिए, और डेवलपर्स के लिए भी बहुत ही अट्रैक्टिव है मनीष, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर आप कुछ बना रहे हो और आप यूज़र एक्विजिशन जिसे कहते हैं, राइट, वो चाहिए और आपके पास फंडिंग है, तो आप बिल्कुल फ्री कर सकते हो। आप बिल्कुल ही फ्री कर सकते हो यूजर्स के लिए। बैक ऑफ द एप्लीकेशन आप खुद फीस पे कर रहे हो, लेकिन जब फीस 2 सेंट 3 सेंट 4 सेंट के आसपास होगी तो यू कैन एज अ डेवलपर अफोर्ड टू पे द प्राइस एंड मेक अ सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स। जी, बहुत बढ़िया। तो पूर्व आपने बड़ा अच्छा समझाया ये जो प्राइसिंग का एग्जांपल लेके, लेकिन ये जो अपग्रेड हो रहा है इसका कोई एक आसान सा उदाहरण लेके समझाइए। मनीष, आप समझ लो आप अपने फेवरेट कॉन्सर्ट में जा रहे हो, चाहे वो अरिजीत हो या सोनू निगम हो या यूएस में कोई और बड़ा कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो, और आप सोच लो कि एक ही गेट है सिक्योरिटी का और हर किसी को वो सिक्योरिटी गेट में इंडिविजुअली क्लियरेंस लेकर जाना है, और बाहर 50,000 लोग हैं, सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एंटर होने का, सिक्योरिटी क्लियरेंस करने का, राइट। तो ये कुछ मान लो ये एग्जाम्पल दर्शाता है इथेरियम की सिचुएशन को मेन नेट पर। तो लेयर 2s क्या करते हैं, अमूमन हर किसी के पास, जैसे ZK Sync है वो जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, पॉलीगॉन भी उसी के साथ काम कर रहा है, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप नामक
टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूँ। तो उसका मतलब क्या है, तो जहाँ आप इंडिविजुअली सिक्योरिटी क्लियरेंस कर रहे हैं, 50,000 लोग एक साथ लाइन में लगे हैं या सिक्योरिटी क्लियर करने के लिए, तो हो सकता है 3, 4, 5 घंटे आप लाइन में खड़े रहोगे। तो ये जो लेयर 2 है ये कह रहे हैं कि भैया हम आपको आसानी कर देंगे। तो क्या करते हैं कि वो बस लेकर आ रहे हैं, तो बस में जितने लोग चढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई हो गए, राइट। तो हो सकता है कि 100 बंदे एक बस में हैं और सब वेरीफाइड है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस गेट जब इथेरियम पर जाता है तो एक गेट, एक अप्रूवल के साथ, एक बस के साथ 100 लोग क्लियर हो रहे हैं। तो इंडिविजुअली 100 लोगों को लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये बात ही एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे सुनने वाले को कि जो गति है ये कितनी तेज हो रही है। इट्स मोर देन 100 टाइम्स मोर पीपल आर एबल टू क्रॉस ऑन एक ही सिक्योरिटी क्लियरेंस। जी, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे हम अपने जो हमारा जो एपिसोड है उसके अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं। तो आखिरी जो हमारी हेडलाइन थी वो ये है कि ओंडो ग्लोबल मार्केट की $16 ट्रिलियन की प्राइस पर नज़र है। तो आपको लगता है कि ये फाइनेंस की दुनिया का इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, कोई बड़ी चीज़ होने वाली है? तो मनीष, ये साल में हमने 2-3 बहुत बड़े बड़े नाम के बारे में चर्चा की है। एक था ईगन लेयर, दूसरा था सेलेस्टिया, राइट। तो आप उसी के साथ एक और नाम जोड़ दीजिए क्योंकि इसकी चर्चा आने वाले समय में काफ़ी होने वाली है, और ये नाम है ओंडो फाइनेंस। जो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो ओंडो का ही है। तो मनीष, ओंडो की स्पेशलिटी क्या है? तो ये 2 चीज़ मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। तो ओंडो रेल गार्ड्स है, राइट, टू ब्रिंग योर अस, जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस का ढांचा है उसको ट्रांजिशन Web3 की दुनिया में लाने के लिए जो रेल रोड्स है वो बिल्ड करने में सबसे आगे ओंडो फाइनेंस है। हमने एक क्लिप चलाई थी करीबन 3-4 हफ्ते पहले ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक की, जो कह रहे थे कि टोकनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर फाइनेंस इन कमिंग फ्यूचर। याद है आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो जो प्रोटोकॉल है जो गति देगा और जो सपोर्ट करेगा ट्रेडिशनल फाइनेंस को ऑन चेन में ट्रांसफर होने के लिए, टोकनाइजेशन के लिए, वो उसका सबसे बड़ा प्लेयर अब तक जो दिख रहा है वो है ओंडो फाइनेंस। तो वॉच दिस स्पेस। ओंडो फाइनेंस का कहना है, ये उनकी नज़र है $16 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है ट्रेडिशनल फाइनेंस का उसके ऊपर है, और वो चाहते हैं कि वो जो बड़ी पाई है $16 ट्रिलियन की उसको ऑनबोर्ड कैसे किया जाए उनके द्वारा। और जाहिर सी बात है कि वो अगर वो उसका एक पोर्शन भी कर सकते तो काफ़ी सारी फीस और काफ़ी सारा रेवेन्यू ओंडो फाइनेंस जनरेट करेगा। बहुत बढ़िया पूर्वा, बहुत ही अच्छा और एक उत्साहवर्धक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड रहा। और हमेशा की तरह हफ्ते भर की में जो घटनाएं हुई हैं उस पर आप अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं और फिर हमारे जो लिसनर्स हैं उनको अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो हमें फॉलो करते रहिए ऐसे ही मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। तब तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।